99 कोचिंग क्लासेस। दिस इज वैभव और आज हम लोग अपने स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आगे की कहानी देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स देख चुके थे कि कैसे जे थॉमसन का मॉडल फेल हुआ, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ, जिसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया किसने? बोहर ने, नील्स बोर। ठीक है, एक ऐसे साइंटिस्ट थे नील्स बोर जिन्होंने आइंस्टाइन को भी चैलेंज किया था, क्योंकि इनकी जो थ्योरी थी बहुत ही अप टू द मार्क थी। ठीक है, मतलब अप टू द मार्क में नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा अच्छी थी, बेहतरीन थी इनकी जो थ्योरी थी, इनके जो पोस्टुलेट्स थे, जो कि एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर सकते थे कि इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो एट द एंड हम लोगों ने इनका दो मेन पोस्टुलेट्स देखा था। ठीक है, दो मेन पोस्टुलेट्स मतलब दो जो रदरफोर्ड के लिमिटेशंस थे, जो दो मेन लिमिटेशन थे क्या थे कि he does not explain the stability of the atom and he does not explain the atomic spectrum। एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए यूज किए थे वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कौन? रदरफोर्ड। लेकिन नील्स बोर उन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से अपने एटॉमिक मॉडल में उन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग का लास्ट लेक्चर जो खत्म हुआ था वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे हुआ था कि जैसे किसी कंटेनर में या बीकर में क्या किया था नील्स बोर ने, कुछ गैस पार्टिकल्स लिए थे, कुछ गैस पार्टिकल्स लिए थे और कौन से? हाइड्रोजन गैस को स्टैंडर्ड मान के किया था इन्होंने, हाइड्रोजन एटम को, जिसमें हाइड्रोजन एटम के पार्टिकल्स हो। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन एटम के पार्टिकल्स हो, उनको स्टैंडर्ड मान के इन्होंने किया था। ठीक, तो क्या किया था, इस पे व्हाइट लाइट, इन्होंने व्हाइट लाइट का सोर्स दिया था, व्हाइट लाइट सोर्स मतलब इस कंटेनर में से जिसमें गैस एटम की गैस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं उसमें से इन्होंने व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट पास की। ठीक है, तो यहाँ पे इनको स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ। स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ इन द सेंस, स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब आप लोग प्रिज्म रखते हैं और उसमें से व्हाइट लाइट पास कराते हैं तो इट डिस्पर्स इनटू इट्स 7 कलर्स। वी नो इट फ्रॉम लाइक विबग्योर। ओके, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, लाइक दिस वी रिमेंबर इट। ओके, सो व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट को इस एटम से इन्होंने पास किया, हाइड्रोजन एटम से, जिसमें हाइड्रोजन एटम के मॉलिक्यूल है, एटम्स हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने स्क्रीन लगाया और देखा क्या कि कुछ ही कलर, जैसे मान लो ये रेड है, ये वायलेट है और ये ब्लू है। ठीक है, ब्लू कलर है। ठीक है, रेड, वायलेट, ब्लू। लेकिन विबग्योर में तो 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, इनको 7 कलर्स नहीं दिखे यहाँ। ठीक है, कुछ कलर्स दिखे, कुछ ब्रॉड लेंथ, कुछ ब्रॉड बैंड दिखे, कुछ पतले दिखे, कुछ मीडियम दिखे। ठीक है, साइज के हिसाब से, मतलब जैसा उसका वेवलेंथ था उस हिसाब से। ठीक है, लेकिन इनको क्या है कि पूरे कलर्स, विबग्योर के पूरे कलर्स नहीं दिखाई दिए। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को पहली बात तो बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन के फॉर्म में स्पेक्ट्रम मिल रहा है। ठीक, तो लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट? लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम और इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक होता है क्या, एक होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस जिसमें बैक टू बैक कलर्स मिलते हैं और सब के सब कलर्स मिलते हैं, मतलब कुछ कलर ऐसा नहीं कि गायब हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब बैक टू बैक सब कलर्स कंटिन्यू फॉर्म में। कंटिन्यूअस होता है ना, लाइन वाइज आते जाएंगे विबग्योर आते जाएंगे, मतलब सातों कलर यहाँ पे शो होता है इसमें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रम और द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम व्हिच इज फॉर्म्ड बाय दिस बोहर मॉडल। ठीक है, तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रम उसको ऑब्टेन हुआ वो कैसा हुआ? डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम। इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। और ओवरऑल जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है अभी? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम मतलब एटम के द्वारा जो स्पेक्ट्रम की प्राप्ति हो रही है हम लोगों को। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एटम द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम वी आर गेटिंग हियर इज नोन एज व्हाट? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इतनी बात हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एट द एंड करके आए थे। ठीक है, यहां से लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक, समझिए। अब देखिए बोहर ने जो भी थ्योरी कही, जो पोस्टुलेट्स कहे, ठीक है, वो एनर्जी के बारे में भी बात किए थे। रेडियस, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब बातों के बारे में बात करके हम लोग आए हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ था, देखिए अब इस सिस्टम को उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ाया, इस कहानी को, जो इनका एटॉमिक स्पेक्ट्रम था, इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाया। मतलब हम लोग अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर क्या क्या फिनोमिनन हो रहे थे, क्या क्या फिनोमिनन, क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे थे, कैसे ये मतलब कुछ स्पेक्ट्रल लाइन दिख रही थी, कुछ नहीं दिख रही थी, कुछ एब्जॉर्ब हो रही थी। इसका रीजन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है इसमें जो एनर्जी है हर एक लेवल पे, हर एक शेल पे, हर एक ऑर्बिट पे, वो क्या है? फिक्स है। जैसे फर्स्ट शेल की मैंने एनर्जी बताई थी, फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी थी? 13.6 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड शेल की कितनी थी? माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड शेल की कितनी थी? माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फोर्थ शेल की कितनी थी? माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो क्या
क्या हुआ, रीजन क्या है, क्योंकि देखो फर्स्ट शेल की एनर्जी इतनी, सेकंड शेल की एनर्जी इतनी, थर्ड शेल की एनर्जी इतनी, फोर्थ शेल की एनर्जी इतनी, मतलब एनर्जी हर एक स्टेप पे क्या है, फिक्स है। फिक्स है मतलब ये हाइड्रोजन एटम जो भी वाइड सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, जो भी उसके रेडिएशंस होंगे, वो एक पर्टिकुलर एनर्जी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर एनर्जी है, ठीक है। जैसे इसके बीच में देखो गैप है, इसके बीच में गैप है, तो अगर इसके बीच कोई एनर्जी आ रही है, और -12 आ रही है, -11 आ रही है, -10 आ रही है, तो उस ये रेडिएशन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। पर्टिकुलर एनर्जी ही है तो इन्हीं सबको एब्जॉर्ब करना है, इसके अलावा कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मतलब अगर मान लो आगे बढ़ते जाएं, नंबर ऑफ शेल बढ़ाते जाएं, तो उस नंबर ऑफ शेल मान लो 5 हो गया, तो टोटल एनर्जी जो फार्मूला हम बताए थे, टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या था, -13.6 into z² और n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये था टोटल एनर्जी का फार्मूला, जिसमें हम रख के देख सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू कितनी होती है, 1, दैट इज एटॉमिक नंबर, और n क्या है, नंबर ऑफ शेल, 4 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे वैल्यू को रखेंगे तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी, क्वांटाइज हम बताए थे, वर्ड बताते हैं क्वांटाइज, व्हिच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, जैसे क्वांटिटी फिक्स्ड हो, ठीक है। तो 5 शेल, फिर 6th शेल, तो ऐसे ऐसे हम लोग शेल नंबर n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, अलग-अलग हम लोग को वैल्यूज मिलते जाएंगे एनर्जी लेवल की, ठीक है। लेकिन जो बीच में, जो पहले के बाद दूसरा आ गया, यहां कुछ गैप है ना, देखिए -13.6 के बाद -3.2, इसका मतलब क्या है, बीच में बहुत सारे एनर्जी लेवल गायब है, वही एनर्जी लेवल गायब है। अगर मान लो ये जो व्हाइट सोर्स से रेडिएशन आ रही है, वो अगर इसके बीच की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब अगर उसकी एनर्जी का होगा, तो वो क्या होगा, पास हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। हाइड्रोजन किस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जो ये एनर्जी फिक्स्ड है, इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब जिस रेडिएशन की एनर्जी इतनी होगी, इन सब में से होगी, उस एनर्जी के रेडिएशन को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन जो बाकी सारे रेडिएशंस होंगे, जिनकी एनर्जी इनके बीच में लाई करेगी, ये सब नहीं, इनके बीच में कुछ भी, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, वो पास आउट कर देगा, और वही कलर्स हम लोग को दिख रहे थे कहां पे, स्क्रीन पे, ठीक है। इतनी बात पिछले लेक्चर में हो गई थी, ठीक है। आई होप अगर आप लोगों ने ये लेक्चर डायरेक्ट देखना शुरू कर दिया, तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, मैंने प्रीवियस लेक्चर जहां पे बोहर मॉडल मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, पहले उसको देख के लीजिए, फिर इस पे आइए, तो आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक। इस लेक्चर को इन्होंने आगे बढ़ाया, अब देखिए अब इन्होंने क्या किया, देखते हैं, चलिए। अब इन्होंने इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा एनर्जी के टर्म्स में बात करना शुरू किया। एनर्जी के टर्म्स मतलब जैसे मान लीजिए कोई हाइड्रोजन, जैसे क्या किया, देखिए जैसे अभी जो मैंने बनाया था, जैसे ये बीकर ही है, बीकर में क्या है, मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड मान के इन्होंने काम किया, ठीक है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स है, क्या है इसमें, हाइड्रोजन के एटम्स है, हाइड्रोजन के एटम, ठीक, हाइड्रोजन एटम्स है इसमें, ठीक, यहां पे साइड में लिखते हैं इस चीज को, ठीक है। हाइड्रोजन के एटम्स है इसमें, ठीक है, हाइड्रोजन के एटम्स है। और क्या किया गया, इसमें व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट डाली गई, समझिए, व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट डाली गई, व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट किस समय नहीं डाली, सुनिए। अब क्या हुआ, देखिए ये क्या है, ये हाइड्रोजन के एटम से एक बीकर में, एक कंटेनर में हम लोग ले चुके हैं। फिर उन्होंने क्या किया, इसको, इस एटम को उन्होंने एनर्जी दे के देखा, ठीक है। क्या किया, इस जो एटम्स है इस बीकर के अंदर हाइड्रोजन के, उसको, उस एटम को बोहर में कुछ एनर्जी देनी चाहिए, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, कुछ भी। तो इन्होंने हीट के फॉर्म में, मतलब इसके नीचे कोई फ्लेम रख दिया, बर्नर रख दिया, जिसकी मदद से क्या हुआ, ये इस पे फ्लेम ऐसे समझिए, फ्लेम है, ठीक है। इसको एनर्जी देनी चाहिए। एटम्स जो हाइड्रोजन गैस के जो एटम्स हैं, उनको वो क्या किए, एनर्जी देने की कोशिश की है, विद द हेल्प ऑफ फ्लेम, मतलब हीट एनर्जी देने की कोशिश की है, ठीक है। हीट एनर्जी उन्होंने एटम्स को दी, ठीक। अब एटम्स को एनर्जी मिलेगी, तो आप समझते हैं एनर्जी मिलेगी तो क्या करते हैं, अगर एनर्जी बढ़ रही है किसी इलेक्ट्रॉन की, एटम की बात कर रहे हैं, तो एटम की बात करते हैं, एटम में क्या है, न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और क्या है, ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है, देखिए अगर एटम्स को एनर्जी दे रहे हैं, पहले तो हम गैस को एनर्जी दिए, गैस को एनर्जी दिए तो एटम्स को एनर्जी मिली, एटम्स को एनर्जी मिली तो उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को भी एनर्जी मिली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, अगर इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में है, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने पे वो क्या करता है, एक्साइट होने की कोशिश करता है अपने हायर लेवल पे। जैसे क्या था, पहले शेल की वैल्यू कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आगे की तरफ एनर्जी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, -3.4, -1.51, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे क्या हो रही थी, एनर्जी जैसे जैसे हम दूर जाते न्यूक्लियस के, एनर्जी बढ़ रही थी, ठीक है। तो
जब एक्साइट होता है इलेक्ट्रॉन तो अपने से हायर स्टेट में जाने की कोशिश करता है। हायर स्टेट में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, उसको एनर्जी मिली तो सेकंड शेल में चला जाएगा, ज्यादा एनर्जी मिली तो इसमें चला जाएगा, लेकिन एनर्जी फिक्स होनी चाहिए, मतलब इतनी ही एनर्जी होनी चाहिए तब, मतलब अगर मान लीजिए फर्स्ट शेल से थर्ड शेल की तरफ जा रहा है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अगर उतना एनर्जी उसको मिलेगी तभी वो जंप करेगा, वरना वो जंप नहीं करेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में जाना है तो क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक, -13.6 और 1.51 -1.51 इनके बीच का जो डिफरेंस है, अगर उतना एनर्जी उसको मिलता है तभी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा? एटम, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तभी वो उतना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और जंप करेगा हायर स्टेट में, जिसको बोलते हैं क्या? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो -13.6 से यहां होता मतलब एक्साइट हो गई, ठीक, एनर्जी उसको मिली, उसकी एनर्जी बढ़ गई तो हायर स्टेट में भागने की कोशिश किया, हायर स्टेट में भागने की कोशिश किया। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब देखिए, अब प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम या नेचर ऑफ लॉ हम लोग कह सकते हैं इसको, क्या कि कोई भी स्पीसीज, कोई भी सब्सटेंस अपने एकदम लो एनर्जी में रहना चाहता है, लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। क्या कहां रहना चाहता है? लोअर एनर्जी स्टेट में। ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट में कोई भी स्पीसीज, दुनिया का कोई भी स्पीसीज, ठीक है, क्या करता है? रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल होगा वहां पे। ठीक है, आप लोग लोअर एनर्जी मतलब हम लोग जानते हैं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यहाँ पे E क्या है? एनर्जी है, S क्या है? स्टेबिलिटी। हम स्टेबिलिटी को S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो E क्या है? एनर्जी, और S क्या है? स्टेबिलिटी। ठीक है, तो एनर्जी और स्टेबिलिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, मतलब अगर एनर्जी बहुत ज्यादा तो स्टेबिलिटी बहुत कम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कोई भी स्पीसीज, कोई भी सब्सटेंस अपने लोअर एनर्जी स्टेट में क्यों रहना चाहता है? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लोअर एनर्जी स्टेट पे उस स्पीसीज की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और हर मनुष्य, हर चीज इस ब्रह्मांड में स्टेबल होने की कोशिश में रहती है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जैसे ही एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट में गया, वो वहां पे स्टेबल नहीं है, वो वापस आने की कोशिश करता है। सबसे मिनिमम एनर्जी किसकी है? -13.6। देखो, माइनस में जो वैल्यू ज्यादा होती है वो सबसे छोटी होती है, बात तो सबको पता होगी। ठीक, माइनस में जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है वही सबसे छोटी वैल्यू होती है। जैसे -13.6 अगर सिर्फ नंबर देखें तो बड़ी वैल्यू है, लेकिन माइनस लगा हुआ है आगे, मतलब ये सबसे छोटी क्वांटिटी, मतलब मिनिमम एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी लेवल है। ठीक है, -13.6 जो पहला शेल है वो लोएस्ट एनर्जी शेल है। ठीक है, तो हर एटम या हर इलेक्ट्रॉन इसी स्टेट में आने की कोशिश करता है, इसी ऑर्बिट में आने की कोशिश करता है। ठीक, अभी तो एनर्जी से एक्साइट हुआ, उसको एनर्जी मिली, एक्साइट होकर कहां चला गया? हायर एनर्जी स्टेट में। अब वो वापस आता है, बात समझ में आ रही है? क्यों वापस आता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। क्यों वापस आता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक, तो अब इस चीज को अच्छे से समझते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है, देखिए आप समझिए इस चीज को इस डायग्राम को फिर से बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। ये चीज समझिए आप लोग, स्टेबिलिटी और एनर्जी में रिलेशन। वैसे भी आप लोग ये चीज जानते हो, सब छोटी चीज है। ठीक है, देखिए ये अब ये न्यूक्लियस है, अब ये पहला एनर्जी शेल है, दूसरा एनर्जी शेल है, तीसरा एनर्जी शेल है। ठीक, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी शेल से यहां तक गया, पहले ऑर्बिट से वहां तक गया। ठीक है, यहां थर्ड में गया, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, फोर्थ से थर्ड में गया, एनर्जी उसको मिली, जो हम हीट कर रहे थे, हम लोग जो हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, एनर्जी मिली और वो फर्स्ट से थर्ड में चला गया, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ गई। अब स्टेबल होने के लिए वापस आता है। ठीक, यहां से इलेक्ट्रॉन वापस इसी स्टेट में आना चाहता है, क्योंकि सबसे लोअर स्टेट एनर्जी का पहला शेल ही है, फर्स्ट ऑर्बिट है। ठीक है, ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिली जिससे वो हायर स्टेट में गया, अब वो वापस आता है तो उसी एनर्जी को एमिट करता है, अरे भाई, जब देखो एनर्जी उसको मिली, एनर्जी गेन किया तो एक्साइट हो गया, एक्साइट होकर ऊपर चला गया, हायर एनर्जी में बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गई ना। अब जब वो वापस लोअर स्टेट में आएगा तो एनर्जी तो कम हो रही है ना, वो एनर्जी कहां जा रही है? वो एनर्जी को एमिट कर दे रहा है, बाहर फेंक दे रहा है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किसी भी फॉर्म में वो एनर्जी को एमिट कर रहा है और वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एनर्जी गेन किया, ऊपर गया, हायर स्टेट में गया, फिर उसको क्या करना है? वापस लोअर स्टेट में आना है, लोअर एनर्जी स्टेट में आना है। तो एनर्जी जो उसके पास है वो क्या करेगा? उसको एमिट करेगा, तभी ना लोअर एनर्जी
स्टेट में आएगा तभी ना उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो आता है तो एमिट करता है, ठीक। तो एनर्जी को जब एमिट करता है जो भी हम, और उससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है हम लोग को, ठीक है, मतलब एनर्जी के एमिशन की वजह से जो हम लोग को स्पेक्ट्रम मिलता है, प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ रही है? मतलब हम लोग को जो पढ़ना है यहाँ पे एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, वो एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है। ये है एक टाइप का स्पेक्ट्रम, जिसको एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसकी बात हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है। जो मेन चीज है जो इस चैप्टर में, जो इस टॉपिक में पढ़ना है, दैट इज व्हाट, एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग पढ़ना है, ठीक। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब एनर्जी एमिट करता है इलेक्ट्रॉन, एमिट करने की वजह से वो लोअर स्टेट में आता है, तो कुछ जो हम लोग को स्पेक्ट्रम मिलती है, प्राप्त होती है, उसी स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। आई होप आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। मेरी बातों को सुनते रहिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। नहीं सुनेंगे, कंफ्यूज होंगे, इधर उधर फिर दिक्कत होगी, तो सुनते रहिए बातों को, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम यहाँ तक बात होगी, ठीक। अब देखिए यहाँ से अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम की कहानी आगे बढ़ी, ये जो हो गया, ठीक, एक्साइट हुआ, फिर नीचे आया, अब एमिशन करते वक्त, ठीक। अब देखिए बहुत सारे कंडीशंस हैं। कंडीशंस मतलब देखिए, अगर थर्ड शेल में वो गया, पहले से थर्ड शेल में वो गया, और जब उसको एमिशन का टाइम आया, एमिशन मतलब जब वो लोअर स्टेट में आने की कोशिश किया, तो हो सकता है कि वो डायरेक्ट पहले, तीसरे से पहले में आ जाए, समझिएगा बात को। हो सकता है थर्ड स्टेट में है, वहां से डायरेक्ट फर्स्ट स्टेट में वो आ जाए, ठीक, पहले एनर्जी लेवल में आ जाए। हो सकता है कि पहले दूसरे में आए, फिर पहले में आए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि पहले इसमें आए, थर्ड में गया, एक्साइट होके, फिर डायरेक्ट आ गया, या स्टेप वाइज आया, पहले दूसरे में आया, तीसरे में हमारे और शेल बना दे, और शेल बना दे, तो ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, 3 पार्ट में आ सकता है, ठीक। फिर या तो 2 पार्ट में आ सकता है, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो क्या है, पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हम लोग को वो कंडीशंस पढ़ने हैं, ठीक। कब ये ऐसे आएगा, कब ये ऐसे आएगा, आता है तो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, ये सब हम लोग को पढ़ना है, ठीक। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। अब देखिए इस हेडिंग को हम रख लेते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम चल रहा है। देखिए अब जो बात होगी, अब कहानी आगे बढ़ेगी इतने से, यहां तक समझ गए आप लोग एमिशन का, ठीक। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है आप समझ गए इतना। अब देखिए ठीक, देखिए अब जो भी, अब सुनिए, अब एमिशन के टाइम, सुनिए, एमिशन के टाइम जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन का लेवल था, ठीक, मान लीजिए n = 4 और यहाँ पे n = 1 है, से 2 ही बना रहे हैं, वही न्यूक्लियस, ठीक। यहाँ से यहाँ जब निकलता है, ठीक, यहाँ से यहाँ, मतलब जब एमिशन होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आने की कोशिश करता है, तो कुछ एनर्जी क्या होता है, एमिट करता है। मैंने भी बताया एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, किसके अकॉर्डिंग होती है, वो एनर्जी क्या होती है, कितनी होती है, hc/लैम्डा के बराबर, hc/लैम्डा के बराबर, ठीक। जो एनर्जी एमिट करता है इलेक्ट्रॉन वापस आते समय, मतलब अपने लोअर स्टेट में आते समय, तो जो एनर्जी वो रिलीज करता है, एमिट करता है, वो कितनी होती है, hc/लैम्डा के बराबर, hc/लैम्डा, E = hc/लैम्डा, ठीक है। मतलब इसको हम E भी लिख सकते हैं, कहीं आपको डेल्टा E भी मिलेगा, hc/लैम्डा। डेल्टा E मतलब जो एनर्जी है अलग अलग शेल की, उसकी जो एनर्जी डिफरेंस होगी, चेंज, ठीक, जो डिफरेंस होगा वो इतने के बराबर होगा, hc/लैम्डा। व्हाट इज h? h is the Planck constant. What is c? c is the speed of light, and what is lambda is the wavelength of that radiation, ठीक है। रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो लाइट है, लाइट रेज है, जो कि रेडिएशंस पास हो रहे हैं, वो किस फॉर्म में है, वो उसकी रेडिएशन फॉर्म में है, ठीक है। मतलब ऐसे वेव की फॉर्म में आ रही है, तो उसकी वेवलेंथ तो होगी, ठीक है। तो इतनी बात होगी, ठीक। मतलब एनर्जी का फॉर्म किस टाइप में होगा, इस फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से कंसेप्ट शुरू होगा एक नया मतलब इसी में एक नया कंसेप्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस, अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में, सीरीज, ठीक है। बात सुनिएगा ध्यान से, स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है। आप सभी समझते हैं, इसको हम बहुत शॉर्ट में समझाएंगे, मतलब क्योंकि देखिए अब जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं ना, जो टॉपिक मतलब यही टॉपिक कंटिन्यू होगा, ये टॉपिक आप लोग 12th फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये फिजिक्स का मेन टॉपिक है, ठीक है। फिजिक्स का मेन टॉपिक है, यहाँ पे हम इतना जरूर बताएंगे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक, क्योंकि ये बहुत ही क्या नाम है, कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से इसको 12th में भी रखा गया है। वहां पे इसका पूरा डिटेल डिस्कशन है, यहाँ पे इसका डिस्कशन जितने इस लेवल पे है उतना मैं आप लोग को
बता दूंगा, मतलब आप लोग के दिमाग में कोई कंसेप्ट अधूरा नहीं रहेगा, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद, इस टॉपिक को देखने के बाद। चलिए समझते हैं एटॉमिक जो सीरीज मिलती है हम लोग को, स्पेक्ट्रम सीरीज मिलती है, उसकी बात करते हैं, ठीक। अब देखिए, अब बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से। इस डायग्राम को मैं फिर से बनाऊंगा, ये डायग्राम बार बार इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आप लोग दिमाग में रखिएगा, कोई टफ डायग्राम नहीं है। एनर्जी जो बताए थे हम हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड मान के, वो याद रखिएगा, उसको कभी मत छोड़िएगा, ठीक। समझिए, ये n is equal to 1 है, ये n is equal to 1 है, n is equal to 2 है, n is equal to 3 है, n is equal to 4 है, n is equal to 5, ठीक। K शेल L M N O बढ़ता गया, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एमिशन के वक्त, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिशन के वक्त, मतलब जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं एमिशन, वहां वो एमिट करता है रेडिएशन को, एमिट करता है एनर्जी को, ठीक है। तो हायर स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, ठीक, इसकी बात कर रहा है, तो अगर वो कहीं से भी, मतलब 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इंफिनिटी, यही कहां तक चला जा रहा है, समझिए, यही कहां तक, एक मिनट हम देख लें, आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए n is equal to 5 है, इसको नीचे लिख दे रहे हैं कि आप लोगों को दिखे, यहां लिख दे रहे हैं, ये n is equal to 5, अब आप लोगों को दिख रहा है ये चीज, हम देख लें, ठीक है। लास्ट वाला n is equal to 5, तो डॉट 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 यहीं चला गया, डॉट 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 इंफिनिटी, समझिए इंफिनिटी नंबर ऑफ शेल लगे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन का एमिशन फर्स्ट शेल में हो रहा है, ठीक, मतलब दूसरे से भी पहले में आ रहा है, तीसरे से भी पहले में आ रहा है, चौथे से भी पहले में आ रहा है, पांचवें से भी पहले में आ रहा है, इंफिनिटी से भी पहले में आ रहा है, ठीक। एमिशन के दौरान जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर रहा है और एनर्जी एमिट कर रहा है, तो वो हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो अगर वो ग्राउंड स्टेट 1 है, मतलब पहला एनर्जी स्टेट है, पहला ऑर्बिटल, अगर कहीं से भी स्पेक्ट्रल लाइंस, अगर कहीं से भी जो रेडिएशन है वो पहले ऑर्बिट में आती है, ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइमन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, लाइमन स्पेक्ट्रम। ये साइंटिस्ट थे जिसने इन्होंने इसकी खोज की, इनके नाम पे ये पड़ गया लाइमन स्पेक्ट्रम, लाइमन स्पेक्ट्रम, ठीक, बात समझ में आ रही है। और जो ये सीरीज मिलती है हम लोग को, ठीक, ये मतलब पहले दूसरे शेल से पहले में आया, तीसरे शेल से पहले में आया, चौथे शेल से, पांचवें शेल से, इंफिनिटी से पहले में आया, ये जो सीरीज बन रही है, इसको हम लोग मिला के ओवरऑल क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, ठीक, लाइमन सीरीज बोलते हैं इस चीज को। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी, ठीक। तो मतलब किसी भी एनर्जी लेवल से अगर पहले एनर्जी लेवल में वो चीज आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज, ठीक है। जैसे जो सीरीज बन रही है अलग अलग जो लाइन स्पेक्ट्रम हम लोग को मिल रही है, उसको क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। और अगर एक फिनोमेनन की बात करें तो लाइमन स्पेक्ट्रम, दिस इज द स्पेक्ट्रम व्हाट वी आर ऑब्टेनिंग, ओके। तो ये बात हुई लाइमन सीरीज की, ठीक, समझ में आ गया। मतलब किसी भी एनर्जी स्टेट से पहले एनर्जी स्टेट में अगर क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज, ठीक है, उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही समझिए, ऐसे ही। अब लाइमन के बाद कुछ टर्म्स और आएंगे, जैसे इस चीज को हम लोग कर रहे हैं यहाँ से, आई होप आपको एक चीज समझ में आ गई है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक, नोट्स करते रहिएगा, नोट बनाते रहिएगा। तो पहला था लाइमन सीरीज, ठीक, लाइमन सीरीज, ठीक। दूसरा क्या है, बाल्मर सीरीज। तीसरा है पास्चन, PASCHEN, पास्चन सीरीज। चौथा क्या है, ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट सीरीज। फिफ्थ क्या है, P फुंड इसको बोलते हैं, P साइलेंट है, P फुंड सीरीज, ठीक है। और सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ इज व्हाट, हमफेरी सीरीज, ठीक है। तो ये 6 सीरीज हैं जो हम लोग ऑब्टेन होते हैं, ठीक। अब देखिए लाइमन में क्या होता है, इसको कंपेरेबल फॉर्म में पढ़ेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। लाइमन में क्या होता है, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से अगर वो n is equal to 1, ठीक है, n is equal to 1 में आता है, मतलब पहले एनर्जी शेल में आता है, तो उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज, जो सीरीज ऑब्टेन हो रही है, ठीक। अब बाल्मर की बात करते हैं, ठीक। अगर किसी भी हायर स्टेट से अगर वो n is equal to 2 में आ रहा है, मतलब सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, सेकंड एनर्जी शेल में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। देखिए बात एकदम कंपेरेबल है, अगर पहले शेल में आ रहा है ऊपर से हायर एनर्जी स्टेट से कहीं भी पहले शेल में आ रहा है, इट इज नोन एज व्हाट, लाइमन सीरीज। अगर कहीं भी हायर एनर्जी स्टेट से, बात सुनिएगा, हायर एनर्जी स्टेट से
हायर एनर्जी स्टेट से अगर सेकंड शेल में आ रहा है, सेकंड एनर्जी शेल में आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज। ठीक, अगर किसी भी हायर एनर्जी शेल से अगर n इज इक्वल टू थर्ड शेल में आ रहा है, थर्ड एनर्जी लेवल में आ रहा है, थर्ड एनर्जी शेल में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं पास्चन सीरीज। ठीक है, बात सुनिएगा, एकदम कंपेरेबल है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। ठीक, पास्चन सीरीज। ब्रैकेट सीरीज को कहते हैं जब कहीं भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से अगर वो n इज इक्वल टू 4 में आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट सीरीज। ठीक, अगर किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से अगर वो n इज इक्वल टू 5 में आ रहा है, मतलब फिफ्थ एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, फुंड सीरीज। फंड सीरीज या फुंड सीरीज प्रोनाउंस का वो होता है, ठीक है, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं कि मेन प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट, फुंड सीरीज। फुंड we call it what, fund, FUND, but basically we pronounce it what, fund, but it is not fund, it is fund series. Okay, P is silent. now हम फेरी सीरीज क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6, जो सिक्स्थ एनर्जी स्टेट है, जो सिक्स्थ एनर्जी शेल है, ऑर्बिट है, उसमें अगर आता है तो उसको बोलते हैं हम फेरी सीरीज। ठीक, अगर आप लोग लाइमन समझ गए हैं तो आप लोग ये सब भी ऑलरेडी समझ जाएंगे। हम इसको फिगर के माध्यम से नहीं समझा रहे क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर बन जाएगा। ठीक है, तो हम एक अभी डायग्राम बनाएंगे, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आई बात। अगर किसी भी एनर्जी शेल से पहले में आता है तो लाइमन, दूसरे में आता है तो बाल्मर, तीसरे में आता है तो पास्चन, ब्रैकेट, फुंड और फेरी, लाइन से 1 2 3 4 5 6। ठीक, समझ में आ रही है बात। ठीक, आई होप आप लोगों को ये सीरीज क्लियर हुई। ठीक, अब हम एक डायग्राम बना रहे हैं जिससे आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इन सब के बारे में। ठीक है, देखते हैं, चलिए इसको रन करते हैं। अब देखिए एक बहुत अच्छा डायग्राम होगा जिसमें हम इस सर्कुलर फॉर्म में शेल पूरा बना के लीनियर फॉर्म में बनाएंगे और उसमें अलग अलग से हम लोग समझ जाएंगे उस चीज को। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चीज को। चले देखिए, अब देखिए, अब हम इस टाइप से बनाएंगे लीनियर फॉर्म में। ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, थोड़ा और लंबा कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा फिगर क्या मतलब थोड़ा कंजस्टेड ना हो जैसे। ठीक है, देखिए ये n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1। ठीक, दूसरा n इज इक्वल टू 2। ठीक, तीसरा n इज इक्वल टू 3, चौथा n इज इक्वल टू 4, पांचवा n इज इक्वल टू 5, ऐसे ही डॉट 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 n इज इक्वल टू इंफिनिटी तक। ठीक, ऐसे समझिए ये क्या है, ये वही ऑर्बिट है। पहला शेल, दिस इज ए शेल, this is K shell, this is L shell, this is M, N, O, ऐसे बढ़ता गया। ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ता गया। अब आप लोग एक चीज देख रहे हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस, ये जो ऑर्बिट है इसमें आप लोग एक चीज देख रहे हैं क्या, कि यहाँ पे कुछ और डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ और डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे कम डिफरेंस है, यहाँ पे उससे कम 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 होता गया। ठीक, ये क्यों हो रहा है, सर ने क्यों ऐसा बनाया। ठीक है, तो इसका कारण पहले समझ लीजिए। अभी जैसे हम फर्स्ट शेल में निकाले थे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो देख रहे हैं पहले और दूसरे शेल में, ये किसके लिए था, पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए और चौथे के लिए। ठीक, तो पहले से दूसरे के बीच में देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, देख रहे हैं -13.6 से 3.4 में आ गया। तो वही ये डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस है। ऊपर की तरफ एनर्जी क्या हो रही है, ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी यहाँ पे बढ़ रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, जैसे हम लोग इसको सर्कुलर फॉर्म में देखे थे, यही चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, लीनियर फॉर्म में देख रहे हैं। तो ये पहले शेल की एनर्जी थी, ये दूसरे शेल की एनर्जी थी। ठीक है, तो पहले और दूसरे शेल के बीच में डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा है, इसलिए ये जो डिफरेंस है वो ज्यादा है। ठीक, अब दूसरे और तीसरे को कंपेयर करिए तो ये डिफरेंस कम हो गया, इसलिए इसका भी डिफरेंस कम हो गया है। फिर इसमें और इसमें देखिए और कम हो रहा है, मतलब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी ये जो बैंड विड्थ है, जो गैप दिख रहा है वो आप लोगों को कम होता होता नजर आएगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ क्यों ऐसे बनाया मैंने। ठीक है, तो ये एनर्जी की वजह से, एनर्जी जैसी थी उस हिसाब से बनाया। इस चीज को रख कर रहे हैं, ये चीज बस समझाने के लिए थी। अब देखिए, अब यही जो मैंने लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फुंड की बात की है, उसको पी फुंड मैं बुलाता हूं, उसको पर्सनली मैं बुलाता हूं, आप लोगों के लिए फुंड है वो। ठीक है, पी फुंड मतलब कभी कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए। ठीक है, समझिए। अब n = 1 2 3 4 5 हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग ऑर्बिट, अलग अलग शेल बना लिए। ठीक, अब अगर समझिए
अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एमिशन शो करता है, मतलब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो क्या होता है समझिएगा, अगर कहीं से भी समझिए, अगर कहीं से मतलब किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आता है, जैसे मान लीजिए यहां से आया यहाँ, ठीक, फिर यहां से आया यहाँ, फिर यहां से आया यहाँ, मतलब हायर से, देख रहे हैं हायर से लोअर में आ रहा है, ठीक, यहां से आया यहाँ इंफिनिटी से, पहले दूसरे शेल से पहले में, तीसरे शेल से पहले में, चौथे से पहले में, फिफ्थ से पहले में, और डॉट 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 इंफिनिटी से भी पहले में, मतलब कहीं से भी अगर एमिट होके वो पहले शेल में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। इसको क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। इसको क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। ठीक, बात समझ में आई। अगर कहीं से भी वो दूसरे शेल में आता है, जैसे मान लीजिए हायर स्टेट में, यहां से इसमें आया, यहां से इसमें आया, यहां से इसमें आया, यहां से इसमें आया, ठीक, मतलब जैसे दूसरे में आया, तीसरे से दूसरे में आए, चौथे से दूसरे में आए, ठीक, पांचवें से दूसरे में आए, डॉट 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 इंफिनिटी से दूसरे में आए, मतलब कहीं भी हायर स्टेट से अगर वो सेकंड एडिशन में आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक, अगर कहीं से भी वो थर्ड में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक, तो उसको बोलते हैं लाइमन बाल्मर पास्चन सीरीज। बात समझ में आ रही है। ठीक, अगर कहीं से भी वो फोर्थ में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फोर्थ में आता है तो उसको बोलते हैं क्या, ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट सीरीज। ठीक, बात समझ में। और कहीं से भी वो फिफ्थ में आता है, फिफ्थ में हायर से, जैसे और भी यहाँ पे शेल है ना, और भी शेल है, तमाम शेल है, कहीं से भी अगर फिफ्थ में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, टी-फोन सीरीज। और अगर ऐसे ही यहाँ मान लीजिए 6 है, n is equal to 6 है, तो कहीं से भी अगर 6 में आता है, n is equal to मान लीजिए यहाँ पे 6 है, तो कहीं से अगर 6 में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम फेरी सीरीज। ठीक, तो यहाँ तक बात हो गई पूरे जो लाइट स्पेक्ट्रम, जो भी हमको सीरीज मिल रही है अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम, उसकी बात हो गई, लाइमन बार्बर पास्चन ब्रैकेट टी-फोन हम फेरी सीरीज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोग को कि कोई आप लोग से पूछेगा लाइमन बार्बर पास्चन सीरीज, ये सब तमाम सीरीज जो है ये क्या होती हैं, तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग बता देंगे। ठीक है, कंसेप्ट में क्या था कि अगर पहले शेल में आ रही है, ये फ्लो चार्ट देखने से आप लोग को सब चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पहले शेल में आ रहा है, कहीं से भी हायर एनर्जी स्टेट से पहले शेल में आ रहा है, n is equal to 1 में आ रहा है, then this is what is, it is लाइमन सीरीज। then comes बाल्मर, दूसरे में आ रहा है तो बाल्मर, तीसरे में आ रहा है तो पास्चन ब्रैकेट टी-फोन सीरीज, एक सीरीज में है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट क्लियर करना ही मेन होता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो आगे बढ़ने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, आप लोग उससे रिलेट करते करते आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से जैसे ये जो भी हम लोग को स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है वो किसी ना किसी रेडिएशन एमिट कर रहा था तभी मिल रही थी, तो रेडिएशन एमिट कर रहा है तो उसे कुछ वेवलेंथ भी होगी। ठीक है, तो कभी कभी वेवलेंथ भी पूछ देता है, रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी। ठीक, वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो वो सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो सब हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इस चीज को हम रन करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ने बढ़े। ठीक है, शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे वेवलेंथ जो रेडिएशंस एमिट हो रही है, ठीक है, जो स्पेक्ट्रम के द्वारा जो स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त हो रहा है वो जिस वेवलेंथ की वजह से वो मिल रही है उस वेवलेंथ को निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको अभी एक फार्मूला बताया था, जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो किस फॉर्म में कर रहा है, hc/λ। ठीक, E was energy emitted by the electron, h is what Planck constant, c is the speed of light and lambda is the wavelength, जिसकी बात मैंने भी कही। ठीक, तो सिंपल फार्मूला ये, अगर आप लोगों को एनर्जी दिया हुआ है, ठीक, एनर्जी डिफरेंस दिया हुआ है, एनर्जी डिफरेंस आप निकाल लेंगे, जैसे मैंने बताया था कहीं ये लिखना है। ठीक है, ठीक, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कर रहा है और वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, फ्रॉम n is equal to 4 to n is equal to 1। ठीक, मान लीजिए 4 से 1 में आ रहा है, ठीक है, हायर से 4th एनर्जी से 1 में आ रहा है, ठीक है, एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी डिफरेंस आपको निकाल लेंगे। 4th शेल की कितनी थी एनर्जी लेवल, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पहले शेल की कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस तो निकल ही जाएगा, बात समझ रहे हैं, एनर्जी डिफरेंस निकलेगा तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ रखेंगे, इसकी और इसकी वैल्यू आपको पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, h is Planck constant 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकंड। ये किसकी वैल्यू है, ये है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आप लोग जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है 3
इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो h और c की वैल्यू तो आपको पता है, कांस्टेंट दोनों वैल्यू है, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों वैल्यू रखें और ये वैल्यू निकाल के लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ये है, ठीक है, सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में क्या करेगा, आप लोग को दो शेल नंबर दे देगा, यहाँ से यहाँ पे एमिट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, और आप लोग वहाँ पे अगर आप लोग को ये याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड मान के काम किया गया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो बोहर का मॉडल है ना, जो मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बोहर के अंदर ही द्वारा है, ठीक है, तो वो बस हाइड्रोजन पे ही एप्लीकेबल था, मतलब वन इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे ही एप्लीकेबल था, या हाइड्रोजन लाइक एटम पे। तो हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया, तो हाइड्रोजन का ही पूछता है। तो हाइड्रोजन का, इसलिए मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि इस वैल्यू को कम से कम याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला एनर्जी ये, दूसरा एनर्जी ये, आप लोग क्या करेंगे, एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इन दोनों की वैल्यू आप लोग को पता है, ठीक है, ये रटने वाली वैल्यूज है, ये सब याद रहती है, और लैम्डा आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए h और c क्या है, कांस्टेंट है, बात समझ रहे हैं, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। h इंटू सी करके देखा गया, h इंटू सी करके देखा गया, h इंटू सी जब किया गया तो देखा गया इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, h और c की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है डेल्टा E इज इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा। इन दोनों को जब सॉल्व किया गया hc को, ये सिर्फ न्यूमरेटर वाले पार्ट को अगर सॉल्व किया गया तो देखा गया कि ये वैल्यू आ रही है, ताकि कैलकुलेशन न्यूमेरिकल करते वक्त कैलकुलेशन इजी हो जाए, इस वजह से ये अप्रॉक्स वैल्यू नहीं निकला। लेकिन यहाँ पे जो E है वो किस में है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और जो लैम्डा निकलेगा वो किस में निकलेगा, एंगस्ट्रॉम में निकलेगा। बात समझ में आ रही है, एंगस्ट्रॉम, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी एटम की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर माइनस 10 के आसपास निकलती है, या उससे ज्यादा कम, जो भी एज पर द न्यूमेरिकल वो निकल के आता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है और ये एंगस्ट्रॉम में होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो फार्मूला है दैट इज एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज एंड द वेवलेंथ यू विल ऑब्टेन इन व्हाट, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए जो मतलब ये जो एनर्जी डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, एनर्जी डिफरेंस मान लीजिए E4 माइनस E1 निकाल रहे हैं, बात समझ में आ रही है, ठीक। एनर्जी डिफरेंस मतलब उसमें से माइनस किया तो एनर्जी डिफरेंस हम लोग को मिल गई, ठीक, बात समझ में आई। अब देखिए मतलब ये तो सबसे सिंपल फार्मूला हो गया, ये चीज आप लोग लिख सकते हैं कहीं पे नोट्स में, आप लोग इस चीज को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक और फार्मूला आता है जो जैसे नंबर ऑफ शेल दिया रहता है, और उससे भी हम लोग निकालते हैं जब एटॉमिक नंबर वगैरह भी इसमें आ जाता है, ठीक है, तो उससे हम निकालते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं, जैसे इसी को एग्जांपल को लेके समझिए एक फार्मूला ये है, जब डायरेक्टली आपको एनर्जी डिफरेंस दिया रहे तब आप निकाल सकते हैं, ठीक। एनर्जी डिफरेंस देगा इस केस में, ठीक। अब मान लीजिए n = 1 से n = 4 से n = 1 में आ रहा है, एमिट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी डिफरेंस ऐसे निकाल दिया। तो एनर्जी का फार्मूला मैंने क्या बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था, एनर्जी निकालने का जो फार्मूला है व्हाट इज डेल्टा E, यहां पे लिखा है इस चीज को, डेल्टा E = E4 माइनस, या सिंपल इसको E2 मान ले रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाए, कन्वीनियंस के लिए इस चीज को, ठीक है, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, यहां पे E2 कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को एनर्जी डिफरेंस निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब फाइनल यहां पे E1 माइनस E2 होगा, E1 माइनस E2 आ कहां पे आया, इनिशियली कहां था 2 पे, आया किस नंबर में, तो फाइनल ये और ये हो गया दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे E1 माइनस E2, ठीक है, बात समझ में आई। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, जब डेल्टा निकालते हैं, चेंज निकालते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। इनिशियली कहां था 2 पे, एमिट कर रहा है ना, तो 2 से 1 पे आया, तो इनिशियली यहां था, फाइनल यहां था, तो 1 माइनस 2, ठीक है। अब देखिए E1 माइनस E2 हो गया, फार्मूला मैंने क्या बताया था, माइनस 13.6 इनटू z² अपॉन n², ठीक। ये तो पहले शब्द की बात हुई, एनर्जी फर्स्ट लेवल की बात हुई, यहां पे n1 कर देते हैं पहला शब्द, z तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया पहले एनर्जी के लिए, ये पहला हो गया माइनस ऑफ माइनस, मतलब माइनस 13.6 इनटू z² अपॉन n², ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ n2 कर दे रहे हैं, यहाँ पे n2 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकल के आया, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको आगे कर लेते हैं, इसको आगे कर लेंगे तो माइनस 13.6 इनटू z² अपॉन n2² माइनस माइनस ये माइनस प्लस हो गया ना, प्लस माइनस 13.6 इनटू z² अपॉन n1 का स्क्वायर, बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आई। इतनी बात हो गई। अब जो कॉमन चीज उसको बाहर ले लेते हैं, देखो z तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमेशा सेम रहने वाला है, एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा, शेल चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसको आगे ले लेते हैं, तो क्या होगा, माइनस ये 13.6 माइनस 13.6 अब इनटू z², ये देखो डेल्टा E की वैल्यू हम निकाले थे, डेल्टा E क्या होता है, इज इक्वल टू hc/λ, ठीक है। तो यहां पे ये भी लिखते हुए चलते हैं hc/λ,
एक्स सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो ये साथ में चल रहा है, ठीक है, साथ में ये चल रहा है। और -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ये कॉमन हो गया तो क्या बचा यहाँ पे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है, ये बचा, ठीक है। जब हम लोग जेड स्क्वायर बाहर ले लिए तो ये बचा ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या करें, पूरे इधर और इधर क्या करें हम लोग, नहीं हाँ पूरे इधर और उधर नहीं, बस इस साइड में, इस साइड में आरएचएस में हम लोग एक्ससी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा समझिएगा, जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एचसी अपॉन एचसी, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, ठीक। और ये चीज बचेगी क्या, इस चीज को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इस चीज को ऊपर वाला रख कर रहे हैं, देखिए इस चीज को। आई होप ये सब आप लोग देखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ सब हो गया 1/λ, क्या आया 1/λ इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एचसी इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। ये जो -13.6 अपॉन एचसी है, -13 अपॉन, देखो ये भी कांस्टेंट, ऊपर वाली वैल्यू कांस्टेंट है, नीचे वाली वैल्यू भी क्या है कांस्टेंट, एच और सी भी क्या है कांस्टेंट है। क्या है कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है, तो वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो पता ही है, ठीक है। जैसे अभी एचसी की वैल्यू निकाले थे 12375, वैसे ही इस पूरे वैल्यू की मतलब -13.6 अपॉन एचसी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा स्टेप, देखिए इसके बाद जो स्टेप आएगा, यहां से जब हम लोग इसकी वैल्यू निकाले तो इस वैल्यू, इस पूरे क्वांटिटी को पहली बात तो माना गया क्या, इस पूरे क्वांटिटी को माना गया r, इस पूरे क्वांटिटी को माना गया r इनटू z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। ये है फार्मूला, पहली बात तो ये है फार्मूला किसका, वेवलेंथ निकालने का, वेवलेंथ निकालने का किसमें, एंगस्ट्रॉम में, ठीक। वेवलेंथ निकालने का r क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू जिसको बोलते हैं क्या, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं क्या, रिडबर्ग कांस्टेंट। व्हाट इज r इज व्हाट, r इज रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक। इसकी वैल्यू भी कुछ होती है, इस वैल्यू को मैं बता रहा हूं, वैल्यू देखिए याद करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, किस एनर्जी शेल से किस एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, वो याद होना चाहिए। रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.09 into 10 to the power -7 मीटर इनवर्स, ठीक है। ये वैल्यू होती है किसकी, r की। ये वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को याद क्या रखना है, आप लोगों को 1/r की वैल्यू याद रखनी है। 1/r इज इक्वल टू होता है 911 एंगस्ट्रॉम, ये याद रखना है आप लोगों को। यही कहीं भी आप लोगों को r की जगह ये वैल्यू यूज करना है, ठीक है। ये वैल्यू यूज करेंगे क्योंकि कन्वीनियंस है, ये वैल्यू क्या कन्वीनियंस है, 10 टू द पावर माइनस में चला जा रहा है, उसको सॉल्व करेंगे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। यहाँ कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ते, कन्वीनियंस बढ़ता है, मतलब इजी हो जाता है तरीका सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, ये मेन फार्मूला, इस फार्मूले को आपको याद करना है। और जो डेल्टा इज इक्वल टू hc/λ था, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इन दोनों की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन एमिटेड, ठीक है। इन दोनों की मदद से वेवलेंथ निकालते हैं, ठीक। अब ये जो फार्मूला है, यहाँ पे n1 n2 क्या है, कहां से कहां आ रहा है, ठीक है, वो है ये, ठीक है। मतलब कहां से कहां आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, जहां आ रहा है, जैसे मान लीजिए अगर बोलेगा कि n इज इक्वल से 2 से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, 1 में आ रहा है, ठीक। तो n1 1 हो गया और n2 2 हो गया, ठीक। n1 मतलब जहां आ रहा है, n2 मतलब जहां से आ रहा है, n1 मतलब जहां आ रहा है, n2 मतलब जहां से आ रहा है। बात समझ में आई इतनी, ठीक है, ठीक। अब इस चीज को हम रख कर रहे हैं, देखिए ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद क्या रखना है, 1/r की वैल्यू व्हाट विच इज व्हाट 911 एंगस्ट्रॉम, वो याद रखेंगे ना तो क्वेश्चन होना आसान हो जाएगा। अब देखिए, अभी इसके बाद, इस फार्मूले के बाद जो मैंने आप लोगों को लाइमन बताया, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड और हमफेरी। अब इस चीज से इसको रिलेट करते हैं, छह हो गए, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड और हमफेरी, ठीक है। तो किसी भी एनर्जी लेवल से मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इंफिनिटी से पहले में आता है तो क्या बोलते हैं उसको, लाइमन बोलते हैं, ठीक। तो n1 हम क्या करते हैं, n1 क्या है, जहां पे आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा लाइमन के केस में n1 बराबर 1 होता है, हमेशा लाइमन के केस में n1 बराबर 1 होता है। यहाँ पे चेंज होगा 2 3 4 5 6, n2 बदलता रहेगा, n2 कितना होगा, n2 होगा 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक, ठीक। ये किसके लिए, लाइमन के लिए।
बाल्मर के लिए n1 बराबर हमेशा कितना होगा 2 होगा। कहां पे आ रहा है तो क्या होता है कहीं भी हायर एनर्जी स्टेट से n = 2 में सेकंड एनर्जी स्टेट में आता है तो n1 बराबर 2 हो गया और n2 बराबर कितना होगा वो 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक। मैंने 1 क्यों लिया यहां पे 1 क्यों लिया क्योंकि 1 लोअर एनर्जी स्टेट है तो 1 से तो 2 में जाएगा नहीं। बात समझ रहे हैं ना हायर में जा रहा है वो तो ना ठीक है। तो हायर से लोअर में आ रहा है तो 3 4 5 6 7 डॉट 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 इंफिनिटी ये सब क्या है 2 से हायर स्टेट में तो यहीं से यहां जाएगा ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहां पे हमेशा n1 = 3 होगा और n2 हमेशा क्या होगा n2 हमेशा होगा 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी। एक ब्रैकेट में क्या होगा n1 बराबर हमेशा 4 होगा और n2 कितना होगा 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी ठीक है। यहां पे क्या होगा n1 बराबर हमेशा 5 होगा और n2 बराबर क्या होगा 6 7 8 डॉट 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 इंफिनिटी और हम पहले में n1 बराबर हमेशा 6 होगा ठीक और n2 बराबर कितना होगा n2 बराबर 7 8 डॉट 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 इंफिनिटी ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सब बातें समझ में आ गई होंगी ठीक है। आप लोग यहाँ से कोई भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं ठीक है। कोई भी वेवलेंथ आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं किसी भी स्पेक्ट्रल लाइंस का किसी भी रेडिएशन का वेवलेंथ आप लोग निकाल सकते हैं ठीक। इतनी बात समझ में आई ठीक। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि पूछ लेता है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब कितने स्पेक्ट्रल लाइंस हम लोग को मिल रही है ठीक है। जैसे जब कोई इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है हायर से लोअर स्टेट में आ रहा है एनर्जी स्टेट में तो वो कितने ट्रांजिशन शो कर रहा है। ट्रांजिशन शो कर रहा है ट्रांजिशन को बोलते हैं कि वो हायर से लोअर में आ रहा है तो कितने ट्रांजिशन कितने स्पेक्ट्रल लाइंस वो शो कर रहा है कितने हम लोग को दिख रहा है ठीक। तो वो कैसे निकालते हैं जैसे इसको समझते हैं पहले कैसे स्पेक्ट्रल लाइंस पूछता है ठीक है। इस चीज को पहले समझते हैं तो चलिए देखते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हम लोग कैसे निकालते हैं ठीक। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस रीडिंग डालिए नंबर ऑफ नोट्स बनाते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकालते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस इसी को कभी-कभी बोलता है क्या ट्रांजिशंस ये कैसे निकालते हैं ठीक है। जैसे समझने के लिए बस समझने के लिए ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पहला एनर्जी स्टेट n बराबर 1 दिस इज सेकंड एनर्जी स्टेट n बराबर 2 दिस इज थर्ड एनर्जी स्टेट n बराबर 3 एंड दिस इज फोर्थ एनर्जी स्टेट n बराबर 4 और भी हो सकता है लेकिन कन्वीनियंस लेते हैं इधर 4 ले रहे हैं ठीक है। समझाने के लिए यूज होता है इस चीज को आप लोग समझेंगे। मतलब पूछता है जब कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या ट्रांजिशन कितने मिल रहा है तो कैसे निकालते हैं ठीक है। तो पहले तो कांसेप्ट समझिए उसके बाद मैं आप लोगों को फार्मूला बताऊंगा ठीक है। कांसेप्ट क्या है जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए n बराबर 4 से n बराबर 1 में आना है इलेक्ट्रॉन ठीक जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था n बराबर 4 से n बराबर 1 में उसको आना है ठीक। हायर से लोअर में उसको आना है नीचे की तरफ उसको आना है ठीक। तो कैसे आ सकता है पहला रास्ता सबसे पहला रास्ता कि वो डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट आ जाए ठीक। तो एक रेडिएशन है मतलब एक ही फॉर्म में आ गया तो इसकी वेवलेंथ फिक्स होगी ठीक। इसकी एक अलग वेवलेंथ होगी ठीक। आ गया एक ट्रांजिशन। दूसरा क्या हो सकता है कि पहले यहां तक आए और फिर यहां तक आए। बात समझ में आ रही है मतलब पहले से दूसरे तक आए और फिर दूसरे से पहले तक आए ठीक। फिर क्या हो सकती है तीसरा रास्ता यहां से यहां तक आए तीसरे में आए और फिर तीसरे से डायरेक्ट पहले में आए मतलब पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं ठीक है। डायरेक्ट आ सकता है दूसरे तक आ सकता है फिर पहले तक आ सकता है फिर तीसरे तक आ सकता है और फिर तीसरे से पहले तक आ सकता है। बात समझ में आ रही है ठीक। और एक रास्ता क्या है कि पहले यहां से यहां आए फिर यहां से यहां आए और फिर यहां से यहां ठीक। बात समझ में आई मतलब इतने तरीके से वो नीचे आ सकता है फोर्थ से फर्स्ट में आ सकता है ठीक है। तो काउंट करते हैं कितने स्पेक्ट्रल लाइंस हम लोग को मिल रही हैं डिफरेंट काउंट करना है सेम नहीं ठीक है। जो सेम है तो ऑलरेडी उसको काउंट कर चुके हम लोग ठीक है। बात डिफरेंट का क्या मतलब है जैसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने तो एक तो ये हो गया ठीक पहला ये हो गया दूसरा ये हो गया तीसरा ये हो गया ठीक चौथा ये हो गया पांचवा ये हो गया ठीक और सिक्स्थ देखिए इसको तो काउंट कर चुके हैं और सिक्स्थ ये हो गया। देखिए इसको हम क्यों नहीं काउंट किए क्योंकि इसको ऑलरेडी हम यहां पे काउंट कर चुके हैं एज 4 और इसको क्यों नहीं काउंट किए क्योंकि ऑलरेडी यहां पे एज 3 काउंट कर चुके हैं ठीक। तो डिफरेंट यही हम कह रहे हैं डिफरेंट काउंट करना है और इसको हम बीच वाला काउंट नहीं किए थे ठीक है। देख रहे हैं ये n = 3 से n = 2 में आ रहा है तो ये कहीं पे दिख रहा था इससे पहले नहीं ठीक है। तो पहला ट्रांजिशन दूसरा ट्रांजिशन तीसरा ट्रांजिशन चौथा पांचवा छठवां हम लोग को 6 ट्रांजिशन दिख रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रांजिशन n इज व्हाट हियर मतलब यहां पे n नहीं दिख रहा है ठीक है। यहां पे हम 6 लिख रहे हैं मतलब हम लोग को 6 ट्रांजिशंस मिल रहे हैं अगर वो n4 से n1 में आ रहा है ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस इज ऑब्टेन्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम n = 6 from n = 1 या n = 7 या from n = 2
फ्रॉम n इक्वल टू 7 टू n इक्वल टू 2, ऐसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, क्या देगा, मतलब एनर्जी लेवल आपको दे देगा, कहां से कहां आ रहा है, अब पूछेगा कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस या कितने ट्रांजिशन हम लोग को मिल सकते हैं या मिल रहे हैं, मिलने चाहिए, ठीक है। तो या तो ये तरीका ये है, आप पूरा तामझाम बनाइए और देखिए कितने मिल रहा है, ठीक। ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा, मान लीजिए 100 दे दिया, n2 इज इक्वल टू 100, 100 से 10 पे आ रहा है तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन मिल रहा है, तो ऐसे कैसे निकालेंगे। फॉर बिग बिग न्यूमेरिकल्स, बड़े बड़े नंबर्स के लिए क्या करेंगे, ऐसे बनाने चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे, वहीं पे समाधि ले लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, ये बहुत बड़े बड़े क्वांटिटीज के लिए नहीं है, सब छोटे छोटे क्वांटिटीज के लिए, बस समझाने के लिए हम कांसेप्ट बताया कि स्पेक्ट्रल लाइंस होते क्या है, ट्रांजिशंस होते क्या है, कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। सेम चीज को दोबारा नहीं करते, जैसे यहाँ पे देखिए ये n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, नंबर 3 वाला ट्रांजिशन 3 2 से 1 में आ रहा है, और यही चीज हम लोग को ये लास्ट में दिख रहा है, 3 से 2 से 1 में भी आ रहा है, ठीक है। 2 से 1 में 2 से 1 में दो एक ही चीज हो गया ना, तो उसको दोबारा नहीं काउंट किया है, एक ही बार काउंट किया है, तो ये चीज आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। मतलब वो चीज रिपीट भी ना हो, कितने डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं, ये चीज हम लोग निकालते कैसे हैं, आइए फार्मूला देखते हैं बहुत अच्छा सा इसके लिए, ठीक है। तो आप लोग को फार्मूला ही पुट अप करना है, ठीक है, ये कांसेप्ट आप लोग को बस दिमाग में रखने के लिए था, ठीक है। तो आप लोग फार्मूला पुट अप करेंगे ना तो आप लोग समझ जाएंगे उस चीज को, ठीक है। तो समझते हैं फार्मूला, इस चीज को हम रख कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला इज n2, फार्मूला इज व्हाट, फार्मूला इज, मार्कर, लेट मी चेंज द मार्कर, फार्मूला इज n2 minus n1, ठीक है, ब्रैकेट n2 minus n1 plus 1 by 2, ये फॉर्मूला है फॉर नंबर ऑफ ट्रांजिशन, ये फॉर्मूला है फॉर नंबर ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशंस, या नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये आपको दिख रहा है, आप लोगों को विजिबल है ये चीज, ठीक है, ठीक। तो ये फॉर्मूला है, n2 मतलब कहां से आ रहा है और कहां तक जा रहा है, मतलब n2 मतलब कहां से कहां पे, कहां से कहां पे, दिस इज कहां से आ रहा है कहां पे जा रहा है। जैसे अभी हम लोग देखे थे n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा था, तो ट्रांजिशन कितने मिल रहे थे हम लोग को, 6 ट्रांजिशन मिल रहे थे, कितने ट्रांजिशन मिल रहे थे, 6 ट्रांजिशन हम लोग को मिल रहे थे। अब आइए इसको फॉर्मूले में अप्लाई करके देखा जाता है, दिस इज n1, n1 क्या है यहाँ पे, n1 है, n1 है व्हाट 1, कहां पे, कहां से कहां पे आ रहा है, और n2 मतलब कहां से आ रहा है, तो रखते हैं फॉर्मूला में 4 minus 1 इन द ब्रैकेट 4 minus 1 plus 1 upon 2, तो ये 4 minus 1 कितना हुआ 3 into 4 minus plus 1 minus 1 खत्म into 4 by 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, देखिए 6 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और द ट्रांजिशन स्टेट, मतलब ट्रांजिशन कितने हो रहे हैं, ठीक है, ट्रांजिशन कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकालते हैं, यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो इतना आई होप आप लोग समझ में आया, ये था पूरा एटॉमिक स्पेक्ट्रम के ऊपर, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, ये सब वर्ड्स से आपको ये सब पूछ सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर बहुत क्लियर हो गया होगा, वीडियो लंबा ना हो इस वजह से हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकेंगे और आगे का लेक्चर आगे की वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।